बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आपकी दुआओं से अब सेहत जो है बिल्कुल नॉर्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद वापसी भी हो गई है। आप लोगों ने मेरी दादी जान के लिए दुआएं की, अल्लाह ताला आपको उसका जज़ाए खैर दे। चलें नाज़रीन, आज का हमारा जो वीलॉग है उसका सिलसिला दोबारा से शुरू करते हैं जहां से ये सिलसिला टूटा था। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, जब मैं घर था और इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आया था नूर मुक़द्दम कत्ल केस में, और वो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने खानसामा जमील अहमद की ज़मानत मंजूर की थी 50,000 रुपये के ज़मानती मुचलकों के इवज़। तो नाज़रीन, उसमें हर बंदे को एक ही सवाल पूछना चाह रहा था और हर बंदे का एक ही सवाल था कि ज़मानत की वजह क्या बनी, ज़मानत क्यों सुना दी गई। और ये वही जज साहब हैं जिन्होंने पहले दो अक्यूज़ जो जाकिर जाफ़र और असमत जाकिर हैं उनको ज़मानत नहीं दी, लेकिन जो खानसामा उस दौरान जब कत्ल के वक्त वहाँ पर मौजूद था उसको ज़मानत क्यों दे दी। तो इस सवाल का जवाब अब हम आपको दे देते हैं जी, अदालत ने क्यों दी है। इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ये 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने वही जो शौकत मुक़द्दम साहब हैं उनकी स्टेटमेंट को लिखा है, उसी तरह उन्होंने एज इट इज़ कोट एंड कोड लिखा है। और उसके बाद फिर उन्होंने जो वकील थे राजा रिजवान अब्बासी, जमील अहमद खानसामा के, उनके आर्गूमेंट्स को भी तहरीर किया है। अच्छा जी, अदालत ने लिखा है कि जब 20 जुलाई को ये वक़ूआ हुआ तो उस दिन खानसामा जमील अहमद को इस मुकदमे में नामज़द नहीं किया गया जिसे बाद में किया। इस पे ज़ाहिर है जो शौकत मुकद्दम है उनके वकला ये आर्गूमेंट्स करते हैं अदालत में कि जब तफ्तीश हुई, जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, लोगों का जो रोल है वो सामने आया तो उनको नॉमिनेट किया जाता रहा। तो उसके बाद अदालत ने कहा कि जी 14 तारीख को जो एडिशनल एंड सेशन जज ने जमील अहमद की दरख्वास्त को मुस्तरद किया। फिर अदालत लिखती है कि वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक चलान में जो पुलिस ने 173 की रिपोर्ट जो जमा करवाई है उसमें जमील अहमद का कोई रोल जो है ऐसा है जो बराह रास्त इस मुकदमे से या इस कत्ल से नहीं जोड़ा जा सकता। ऐसे किसी रोल की निशानदेही नहीं की गई और ना ही उसमें पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है। फिर वो ये लिखते हैं कि वकील ने कहा कि तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है इस मुकदमे की, इसलिए अब जमील अहमद को जेल में रखने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। और उन्होंने फिर अगला जो 5वां नुक्ता है वो ये कहते हैं कि और ऐसा कोई शवाहिद भी रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है कि जिससे ये बात साबित हो सके कि जमील को वक़ूए से मुतल्लिक मालूमात हासिल थी, यानी कि वो जानता था कि ये वाक़या होने जा रहा है। तो वो ये कहते हैं कि ऐसा कोई शवाहिद रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है जिससे हम ये बात कह सकें। उसके बाद जी उन्होंने ये भी कहा कि खानसामा जमील का वक़ूए से यानी उस कत्ल से ताल्लुक़ को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता। फिर उन्होंने कहा कि ये मज़ीद तफ्तीश का केस बनता है, अगर इस पर करनी है तो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, इंक्वायरी हो सकती है। और उन्होंने कहा कि जाकिर जाफ़र और असमत जाकिर का जो केस है इस केस से बड़ा मुख्तलिफ केस है। रिजवान अब्बासी साहब ही उनके वकील हैं ट्रायल कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि उनका केस और जमील अहमद का केस बड़ा मुख्तलिफ केस है, तो इसलिए इसमें इसको बेल पे रिहा किया जाए। फिर सरकारी वकील ज़हीब गोंदल साहब ने भी कुछ आर्गूमेंट्स किए, वो एक दो मैं शेयर कर देता हूँ, फिर आता हूँ अपने आगे जो फैसला है उस पर। उन्होंने कहा जी जो कॉल रिकॉर्ड है उसको अगर हम जायज़ा लें तो उसमें दो चीज़ें सामने आती हैं कि जमील अहमद शरीक मुलजिम जाकिर जाफ़र और असमत आदम के साथ राब्ते में था, और हम ये कह सकते हैं कि उसको मालूम था कि नूर को अगवा किया जा चुका है और उससे कत्ल से मुतल्लिक भी मुकम्मल तौर पे वो आगाह था। और उन्होंने ये भी कहा कि जब इन्वेस्टिगेशन की है पुलिस ने, इस इन्वेस्टिगेशन में वो
इस मामले में मुलविस पाया गया है तो अदालत ने उसे पुलिस ने उसे मुल्ज़िम नामज़द किया है। जिसके बाद अदालत ने अपना जो फैसला लिखा है, जो उन्होंने पहला पॉइंट ये लिखा है कि जाकिर, जाफ़र और असमत आदम की ज़मानत बिल्कुल इस अदालत ने ख़ारिज की थी, लेकिन हर केस का जो मेरिट होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं और अपने अपने होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हर केस का फैक्ट और मेरिट जो है वो अपना अपना होता है। फिर उन्होंने अदालत ने लिखा है कि जो जमील अहमद के ख़िलाफ़ शवाहिद रिकॉर्ड पर आए हैं उसी का जायज़ा लेने के बाद अदालत फैसला करेगी कि आया कि इस स्टेज पे मुल्ज़िम को ज़मानत देनी है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमने बादियों नज़र में जो भी रिकॉर्ड पे शवाहिद आए हैं उसका एक सरसरी सा जायज़ा लेना है। फिर अदालत ने लिखा कि इस स्टेज पे अदालत इस मुकदमे की मुकम्मल डिटेल्स में नहीं जाएगी बल्कि एक सरसरी सा जायज़ा लेके फ़ैसला करेगी। अच्छा, अदालत ने देखा जी कॉल डेटा के मुताबिक जमील ने जो खानसामा है 19 जुलाई को शरीक मुल्ज़िम जाकिर जाफ़र के साथ राब्ते में था या फ़ोन पे राब्ता हुआ। फिर अदालत लिखती है कि 20 जुलाई को असमत जाकिर से रात 8:35 पर जमील अहमद का राब्ता हुआ। और अदालत लिखती है कि ये भी एक तस्लीम शुदा हकीकत है, फैक्ट है कि वक़ुआ जो है यानी कि कत्ल जो है बादियों नज़र में या एक अमूमी जो वक्त है वो तकरीबन 7 बजे का बनता है। और फिर जब जमील का जो राब्ता हो रहा है वो कत्ल के बाद हो रहा है असमत जाकिर के साथ। अच्छा जी, 8वां नुक्ता यह है कि अदालत लिखती है कि चालान में पुलिस ने मुल्ज़िम के किसी ऐसे खुफिया रोल का भी कोई जिक्र नहीं किया कि जिससे हम उसको लिंक जोड़ सकें। फिर 161 की जो मुल्ज़िम की अपनी स्टेटमेंट है पुलिस को जो दी थी उसमें मुल्ज़िम ने बताया था कि उसे इफ्तिखार चौकीदार ने नूर मुकद्दम की उसके घर में मौजूदगी का बताया था। अच्छा जी, फिर अदालत ने रिजवान अब्बासी साहब की बात को इस पे माना है और कहा है कि ये जो केस है इस वक्त इस स्टेज पे मज़ीद इंक्वायरी का बनता है जमील अहमद के ख़िलाफ़। और अदालत ने कहा कि बिल्कुल चालान जमा हो चुका है, ट्रायल शुरू है। और अदालत ने यह भी लिखा कि जो खानसामा है ये एक आम आदमी है, इसके फ़रार होने का भी कोई ख़दशा नहीं है, इसका शवाहिद को ख़राब करने का भी कोई ख़दशा नहीं है और ट्रायल पे भी असरअंदाज नहीं हो सकता, इसका भी कोई ख़दशा नहीं है। तो अदालत ने इसी बुनियाद पे उसको 50,000 रुपये के ज़मानती मिचलकों के एवज़ ज़मानत को मंजूर कर लिया है। और बाकी अदालत ने कहा ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं ये ट्रायल में असरअंदाज नहीं होंगी। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।